हमारे साथ इस वक्त हैं एल.एम. ओरांव जी। एल.एम. ओरांव जी प्रहार समन्वय समिति से जुड़े हुए हैं और आदिवासी समाज के मुद्दों पर मुखर रहे हैं। अभी कल ही की बात है, इन्होंने ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे जी से, पंचायती राज विभाग के मंत्री भी हैं, उनसे मुलाकात किए हैं और इस बात का दावा किया है या गुहार लगाई है कि हमारी परंपरा, हमारी विरासत का जो एक उपक्रम चल रहा है, एक प्रयास चल रहा है, इसको टीआरआई के माध्यम से करवाया जाए। तो फिर टीआरआई के माध्यम से क्यों करवाया जाए और बाकी क्या अभी जो प्रयास चल रहे हैं उसमें कुछ खामियां हैं? इन्हीं मुद्दों के साथ कई झारखंड के कई गंभीर मुद्दों पर, उसमें से एक मुद्दा यह होगा कि प्रमोशन में रोस्टर का पालन नहीं किया जाना और टीआरआई जो कभी झारखंड की शान हुआ करता था और डिफंक्ट स्थिति में पहुंच चुका है। इन तमाम मुद्दों पर हम एल.एम. ओरांव जी से आज बात करेंगे। एल.एम. ओरांव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। कल आपने दीपिका पांडे जी से मुलाकात की थी, तो मैं स्पष्ट कर दूं कि इन्होंने ज्ञापन दिया है, मुलाकात नहीं हुई है। उस ज्ञापन के क्या बिंदु हैं, हम एल.एम. ओरांव जी से समझने की कोशिश। हाल के दिनों में सोशल मीडिया पोस्ट में आपका मैं देख रहा था कि यहाँ जो आरक्षण का रोस्टर पॉलिसी है उस पर आपने सवाल खड़ा किया है और साथ डीजीपी से मुलाकात भी की है। क्या मामला है वह? ये झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार से झारखंड राज्य अलग हुआ, तो यहाँ जो काम करते बिहार चल गए, बिहार वाले यहाँ आ गए। तो हर एक विभाग में वहां से आने के बाद कम से कम रोस्टर रजिस्टर, वो रजिस्टर है जिसमें कि आपके पास कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने 4th ग्रेड में है, 3rd ग्रेड में ऑफिसर हैं, आईएएस ऑफिसर हैं। तो आईएएस ऑफिसर और उसमें ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, एसटी कितने हैं, सामान्य वर्ग के कितने हैं? तो बहुत सारे डिपार्टमेंट में 2000 जब से सरकार गठन हुई तब से अभी तक कहीं रोस्टर रजिस्टर बना हुआ नहीं है। अच्छा, अभी तक रोस्टर रजिस्टर ही नहीं बना है? नहीं बना हुआ है। अब नहीं बना हुआ है तो आप कहीं वैकेंसी निकाल रहे हैं या प्रमोशन दे रहे हैं तो किस आधार पर दे रहे हैं? कोई ना कोई बेसिस तो होना चाहिए आपके पास। ये तो बड़ा सवाल है। आप रोस्टर रजिस्टर ही आपका रीढ़ है, उसी से समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व होगा। हाँ, तो वो अभी मेंटेन नहीं है। हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट से आरटीआई के थ्रू निकाले हैं जिसमें उन्होंने सकारा है कि हमारे यहाँ आरक्षण रोस्टर रजिस्टर नहीं है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो लिखित में ऑर्गेनाइजेशन दे रहा है, चाहे सरकार का विभाग हो, चाहे आपको विभिन्न संकाय हो या तो इसका मतलब तो यह हुआ कि 25 वर्षों के झारखंड में 25 वर्ष से जितनी बहालियां हुई है उसमें आरक्षण रोस्टर का पालन ही नहीं किया। मैं तो बोलूंगा बिल्कुल नहीं हुआ। मैं तो सरकार के पास दिया हूँ और इसको विधानसभा अध्यक्ष के पास 18/8/2023 को ही चिट्ठी गई थी कि आप विशेष समिति बना के एक इंक्वायरी करवा दीजिए कि सो दैट सबको बराबर की हिस्सेदारी जिनका है उनको मिल जाएगा प्रोपोर्शनेट रेट में। तो इसका नुकसान तो कहीं न कहीं यहाँ का आदिवासी समुदाय है, यहाँ के दलित समुदाय है, उनको ही उठाना पड़ा होगा सर। ऐसे ओबीसी को भी उठाना पड़ा होगा। ऐसे पोजीशन आ गई है झारखंड में अभी कि आरक्षण रोस्टर रजिस्टर और परमानेंट नौकरी तो आप भूल जाएं। अच्छा, अभी नया चीज एक आ गई है कि ये अनुबंध पर नौकरी दीजिए या आउटसोर्सिंग से दीजिए। तो आउटसोर्सिंग का मतलब हो गया कि आप उसको एक बंधुआ मजदूर बना रहे हैं। तो जब आप आउटसोर्सिंग जो ला रहे हैं उसमें कोई रोस्टर रजिस्टर मेंटेन नहीं करना है, बाहर से लेबर सप्लाई जिसे आपको अधिकारी डेली वेजेस लेबर की और उसमें सरकार जितना पैसा दे रही है, मान लीजिए किसी को 20,000 दे रही है तो जो एजेंसी है वो दे रहा है उनको 10,000, 12,000, 14,000 दे रहा है, बाकी पैसा वो अपना रख ले रहा है। तो एक तरह से कोई भी कास्ट एंड क्रीड का हो, कोई भी कास्ट एंड क्रीड का अगर परमानेंट नौकरी दीजिएगा तो उनको जो है कि सफिशिएंट घर चलाने के लायक पैसा होगा। अभी आप आउटसोर्सिंग में दे रहे हैं, उन्हें अपना घर चला पा रहे हैं ना आपके यहाँ। आउटसोर्सिंग पर हम लोग बात करेंगे। कई बार ऐसा देखा जाता है कि इसी रोस्टर रजिस्टर के अभाव में एक शेड्यूल कास्ट का लड़का है, उसका मार्क्स आता है 70, समान जाति का लड़का है उसका मार्क्स भी आता है 70, दोनों बराबर क्राइटेरिया के हैं, बावजूद 70% मार्क्स ला करके भी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स या ओबीसी के बच्चों को समान कैटेगरी में रख दिया जाता है। समान कैटेगरी में नहीं, रिजर्व कैटेगरी में रख दिया जाता है, जबकि उसका मार्क्स समान कैटेगरी से ज्यादा है।
तो यह भी तो एक एक्सप्लॉयटेशन हो गया सोसाइटी का। एकदम सही बात आपने अभी खोला है। मैंने पूरा रिकॉर्ड छीन के निकाला। झारखंड बनने के बाद पहली बार 2012 में ये सरकार ने संज्ञान लिया है कि नहीं, सो जो प्रमोशन, जो नया रिक्रूटमेंट होगा, इक्विवेलेंट लाए हैं सामान्य वर्ग के बराबर, उसको सामान्य वर्ग में डाला जाए। ये 2022 में लाया गया डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए। और अफसोस की बात है उसके बाद 2012 में, अभी 2022 में बहुत लड़ाई के बाद में प्रमोशन में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को भी अनरिजर्व पोस्ट में जो इक्विवेलेंट मार्क्स लाएगा जनरल के बराबर, उसको वहां देना है। लेकिन उसको भी अभी तक नहीं दे रहा है। विधानसभा में भी इसकी आवाज उठी थी, बिल्कुल उठी थी आवाज। और अभी मैं बोल रहा हूँ रिम्स में जो आप सवाल किए कि मार्क्स की बात, तो वहाँ SC ST के जो बच्चे जनरल के बराबर नंबर लाए हैं उसको भी अभी कैटेगरीज में डाल दिया। अच्छा, रिम्स में भी यही हुआ कि ST के बच्चे या OBC के बच्चे, शेड्यूल कास्ट के बच्चे जिन्होंने समान जातियों के बराबर मार्क्स लाया, उन्हें भी रिजर्व कैटेगरी में डाल दिया, अनरिजर्व में नहीं डाला गया। ये तो बहुत बड़ी हकमारी हो गई थी। सर आपको और जान के आश्चर्य होगा कि 1 से 6 तक तो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की जो स्थिति है वो विवादास्पद है। लेकिन ये पहली बार माननीय हेमंत सोरेन की सरकार ने 2021 में झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए नियम बनाए कि किस नियम के तहत होगी। लेकिन 7वीं से 10वीं JPSC जो हुई उसमें जनरल कास्ट बोलेंगे हम, जनरल कैटेगरीज के लिए 260 नंबर था कट ऑफ मार्क, और OBC के लिए 252 नंबर मैं 260 और 252। और उसके बाद में जो शेड्यूल ट्राइब्स थे, शेड्यूल कास्ट थे, इकोनॉमी के लिए वीकर सेक्शन थे, इसके लिए उसके नीचे नंबर थे। तो इसमें बहुत सारे OBC के लोग जो लाए थे वो लोग 52% में करीब 51 टाइम्स हो गए। अच्छा, लेकिन सामान्य वर्ग के किन्हीं को फेवर करने के लिए 260 नंबर से 12 नंबर करके 248 नंबर ले आया गया कट ऑफ मार्क। और सामान्य वर्ग का मतलब OBC का रह गया 252। हाँ, और सामान्य वर्ग का कट ऑफ मार्क 248 कर दिया गया। तो फिर ये जो कहा जाता है कि OBC समाज के बच्चे या दलित समाज के बच्चे या फिर ST समाज के बच्चों में प्रतिभा ही नहीं होती है, तो आप तो समान जाति का कट ऑफ मार्क्स कम कर रहे हैं। ये हमारे मानस पटल में बैठ गई है कि वो जो भी है SC ST OBC कमजोर होते हैं। मैं नहीं मानता हूँ, उनको अवसर नहीं मिलते। एक दावा किया जाता है कि भाई ये तो आरक्षण जो है पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासी समाज को क्रीम खिलाया जा रहा है। क्या मतलब स्थिति तो उल्टी है। ये आपकी सोच जो है या धारणा जो समाज में चलती है, ये गलत धारणा है कि आपने जो पढ़ने के अवसर नहीं मिले, वो बच्चे जो भी पढ़ लिख के आए और जो मिनिमम कट ऑफ मार्क रख रहे हैं उसको कैटेगरीज में जाना चाहिए, और उससे जो ज्यादा लेके आ रहे हैं उसको अनरिजर्व में जाना चाहिए। लेकिन अनरिजर्व में आज तक अब जाने नहीं दिया, अभी भी नहीं जाने दे रहे हैं। बार बार होती है तो हाई कोर्ट में आप ले जाते हैं। अभी तो हमने लड़ाई लड़के किया, ये IRB में जो हो रही थी 114 SC ST को डिबार करके बना दिया था हवलदार। अच्छा। हमने अभी लड़ाई आपको अक्टूबर 2024 में 100 जो प्रमोशन किया था डिमोट करके, इनको 114 SC ST को उसको प्रमोशन देना पड़ा। अगेन हमने अभी बात उठाया है कि सीनियरिटी लिस्ट का टोटल 164 का बहाली की है, उसमें एक ST नहीं है। जबकि आरक्षण रोस्टर बिंदु, अनरिजर्व रोस्टर आरक्षण बिंदु बोलती है कि अगर 50 को प्रमोशन देना है तो 32 होगा अनरिजर्व में जाएगा, 5 जाएंगे शेड्यूल कास्ट के जाएंगे और 13 जाएंगे शेड्यूल ट्राइब्स के जाएंगे। लेकिन जो नंबर ज्यादा लाया है, सीनियर एनफ है, उसको तो अनरिजर्व में जाना चाहिए। लेकिन उनको भी आप कैटेगरीज में डाल रहे हैं। पूरा का पूरा जो 32 सीट है, आपकी बात की 32 सीट है, उसको समान जातियों से भर दिया गया, चाहे OBC या ST या दलित समाज के लड़के जितना नंबर लाए। हाँ, अभी तो हो गया 32 ही नहीं बोले, 50 के 50 आप भर दिए तब ना 164 हो। अच्छा, 50 के 50 समान जाति सुने कि 163 अभी ने हवलदार में दिया है प्रमोशन, सब सामान्य जाति के लोग हैं। तो ये तो अबुआ सरकार है साहब। इस अबुआ सरकार में भी यदि दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासी समुदाय को, माइनॉरिटीज को उसके हक हकूक नहीं मिलेंगे, उसके हिस्सेदारी का सवाल तो योग्यता के आधार पर जा रहे हैं, उसके बाद भी उन्हें इंसाफ नहीं मिलता है, तो किस सरकार से आशा किया जाए? मैंने आपको कहा कि आरक्षण कोई रोजी रोटी का सवाल नहीं, वो तो प्रतिनिधित्व है।
प्रतिनिधित्व है, तो प्रतिनिधित्व को आप अवसर ही नहीं दे रहे हैं कि अनरिजर्व कैटेगरीज में मेरे कॉन्वेंट में पढ़े हुए लोग हैं, सब अच्छे अच्छे बच्चे जा रहे हैं जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं, दूसरे के बराबर क्वालिफाई कर रहे हैं। तो क्वालिटी तो मेरे पास एक समय था, आज से मान लीजिए आप 48-60 के आसपास की बात, 65 की, ठीक है मेरे लोग पढ़े लिखे कम थे, लेकिन उसके बाद तो रफ्तार आ गई है। तो क्या लगता है कि सरकार बदलने से जो व्यवस्था है उसका कैरेक्टर नहीं बदलता? ठीक है, आप सरकार वोट दे करके अपने फेवर ले लाते हैं, जो आपके नारे पर आपके स्लोगन को छालती है, लेकिन जब सरकार में आती है तो एक सिस्टम काम करता है, और सिस्टम वही दलित, वही पिछड़ा, वही आदिवासी विरोधी है। सर ऐसे है कि ये तो 15 नवंबर 2000 कोई राज बनी, राज बनने के बाद तमाम सरकार आई, महागठबंधन की सरकार आई, चाहे बीजेपी की आई, अभी फिर महागठबंधन की सरकार आई है। सरकार तो बदलती रही लेकिन ब्यूरोक्रेट्स वही रह गए, ब्यूरोक्रेट्स वही रहे। और अभी जो भी आपको बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ 60 पोस्ट थी अगर टीआरआई में, और उसमें 17 आदमी काम कर रहा है, तो काम करने का जो वहाँ का सेक्रेटरी है उनको देखने की काम है, अपना मंत्री को सजेस्ट करें या मंत्री बोले कि क्यों यहाँ कम हुई है। लेकिन यहाँ कोई भी आ गए हमारे जनप्रतिनिधि, तो जनप्रतिनिधि को एक्चुअली यहाँ का ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं। अभी जो आप आउटसोर्सिंग की जो बात मैं बोल रहा हूँ, तो आउटसोर्सिंग एजेंसी किनका है? जो बड़े अधिकारी हैं उसी का कोई रिलेटिव या बड़े राजनेता उनका एजेंसी है, और वो आपको सप्लाई दे रहे हैं कि क्लरिकल एंड 4th ग्रेड के लिए जिस तरह बालू सप्लाई होता है, मिट्टी सप्लाई होता है, उस तरह आदमी सप्लाई कर रहे हैं, आदमी के साथ सप्लाई कर रहे हैं। तो बेसिक नीड था कि जो भी सरकारी संस्थाएं हैं जहां सरकार वेतन देती है वहां हर एक जगह ये रिजर्वेशन पॉलिसी लगना चाहिए। लेकिन यहाँ तो टोटली अभी बोल रहा हूं मैं, लगभग 2014 के बाद तो बीजेपी की सरकार थी, अभी उसके बाद महागठबंधन की आई, फिर महागठबंधन की आई, लेकिन 2000 से लेके इतना दिन तक आपका रोस्टर रजिस्टर नहीं बन पाया, और जो आदमी को एम्प्लॉयमेंट देना था उसको नहीं दे के, जिसके लिए पर्पसली इसको रिजर्वेशन पॉलिसी या संविधान में व्यवस्था किया गया है, उसको वायलेशन करते हुए आप कॉन्ट्रैक्ट पर ला रहे हैं, टीचर ला रहे हैं, और आउटसोर्सिंग पर आप ला रहे हैं, और अदर स्टाफ को जिनको भी ला रहे हैं। तो जो संवैधानिक अधिकार था उसको तो आपने डिफंक्ट कर दिया, चेंज कर दिया अपने आप में, लिख के चेंज नहीं किया है लेकिन चेंज कर दिए कि परमानेंट नौकरी देना था, वहां आप कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग। एक प्रोफेसर पढ़ाने जा रहे हैं कि मैं जितना क्लास लूंगा मुझे उतना वेतन मिलेगा। पहले के प्रोफेसर थे कि मैं इतना पढ़ के जाऊंगा, बच्चे कोई भी क्वेश्चन करे उसका मैं जवाब दूंगा। अभी पैसे के लोग लेक्चर देने जाता है, और उस समय थे कि मैं बच्चों को अच्छा से अच्छा नेशन का क्रीम बनाऊं जो बाहर रहे चाहे इंडिया में रहे। तो दोनों के अभी चेंज हो गए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।